नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। झारखंड में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच तालमेल पर नाराजगी देखी जा सकती है। अधिक सीटों पर दावेदारी को लेकर राजद नाराज है और राजद और जेएमएम के बीच पुराना तालमेल के बाद तल्खी। तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच तालमेल पर नाराजगी जाहिर यहां पर की गई है। कांग्रेस को भारी पड़ सकती है ये गलती। तो झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दल के बीच जो तालमेल है वो यहां पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आरजेडी ने जेएमएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। झारखंड में महागठबंधन की चुनावी तैयारी को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। आरजेडी ने जेएमएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कांग्रेस को भारी पड़ सकती है ये गलती। आज कर सकती है बड़ी घोषणा। कांग्रेस और जो सहयोगी दल हैं उनके तालमेल को लेकर कहीं ना कहीं झारखंड चुनाव को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। झारखंड में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है और जो सहयोगी दल हैं, जो कांग्रेस है, अभी तक किसी तरह की कोई बात वहां पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो रांची से ये बड़ी खबर झारखंड चुनाव को लेकर। राजद और जेएमएम के बीच पुराना तालमेल के बाद अब तल्खी देखी जा सकती है। तो वहीं कई तरह से जो सहयोगी दल हैं वो अधिक सीटों को लेकर भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। राजद और जेएमएम के बीच जो पुराना तालमेल था उसके बाद अब तल्खी यहां पर देखी जा सकती है। जबकि आरजेडी ने जेएमएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। तो झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में महागठबंधन में ही तकरार है। जो इंडिया गठबंधन था, जो उसमें सहयोगी दल थे, उनमें बात बनती हुई यहां पर शायद नजर नहीं आ रही। तो आरजेडी भी आज बड़ी घोषणा कर सकती है। झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने है और कांग्रेस भी अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर कर रही है। आरजेडी ने जबकि जेएमएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अब आरजेडी और जेएमएम के बीच किस तरह की बात बनेगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आखिर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं और किस तरह की जानकारी सामने है? देखिए, झारखंड में अभी अब कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटों की लड़ाई अब तक जारी है। देख सकते हैं कि देखिए चुनाव अभी क्या है, क्या नामांकन का समय में जो चुनाव के नामांकन है बहुत कम है और ऐसे में जो सीटों की बंटवारा है किसी भी दिन नहीं होता है। इस प्रकार से आपने देखा है कि जो पिछले दिनों में कांग्रेस और असम मुक्ति मोर्चा ने 70 सीटों का चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद जो है उनके जो सहयोगी दल है आरजेडी का काफी खासा नाराज है। तो उन्होंने जिस प्रकार से तरीके से अपने पिछले दिनों में अपने देखा कि आरजेडी की तरफ से तीखे बयान भी मिले हैं और निश्चित रूप से वो एक प्रकार से संकेत आरजेडी ने दिया है कि देखिए सम्मान की बात, अगर सम्मान नहीं देंगे तो वैसे में सारे विकल्प खुले हुए हैं। देखिए चूंकि आज सीटों की बंटवारा का निश्चित रूप से झारखंड में एनडीए गठबंधन का ये तय है और इसी सीटों की लड़ाई को लेकर के जीत जारी है। जिस प्रकार से देखते हैं आरजेडी ने लगातार अपनी सीटों को मांगों को लेकर के मुखर रहा है। इसके पिछले दिनों में कार्यकारिणी की बैठक में साफ तरीके से कहा कि आरजेडी जो है झारखंड के विधानसभा चुनाव में 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन इन सब बड़े अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जो है 10 सीटों पर अब अटकी हुई है। लेकिन इस समय जो इस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने उनको 11 सीटों में समेट लिया है और वैसे में आरजेडी वो मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर के लगातार जो है वो मंथन जारी है। आरजेडी के कई अधिकारी जो है यहाँ बैठे हुए हैं और इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से वार्ता जारी है। देखिए, सुबह से लगातार किसी की बात आ रही थी कि अब वो अपने उम्मीदवारों की या अपनी सीटों का ऐलान करेंगे, लेकिन इस बीच से मनोनयन की बातें हो रही है और अभी वर्तमान में जो कह सकते राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा और उनके तमाम प्रदेश के पदाधिकारी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और इस सीट को लेकर के बंटवारे को लेकर के अभी वार्ता जारी है। अभी तक सुबह तक में 3 बार किसी जो है आयोजित की गई तो 3 बार किसी रद्द कर दी गई। तो कहीं न कहीं अभी मनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद यानी
लड़ते के समय जो आरजेडी की जो मनोबल की बातें हैं वो सामने आ सकती है, या फिर जो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में, जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं में रोष है और वो अपनी सीटों को मांग को लेकर के लगातार वो लड़ने की तैयारी के मूड में है, तो मुझे लगता है कि अपनी सीटों को बचाने के लिए या फिर अपनी साख को बचाने के लिए कोई भी ठोस निर्णय आज देर शाम तक आरजेडी ले सकती है। जी प्रशांत जी। बिल्कुल अजय, और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि खुद राहुल गांधी रांची पहुंचे थे और संविधान सम्मान सम्मेलन में वो शामिल भी हुए थे, तो उस समय चर्चाएं चल रही थी कि सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो आखिर इंडिया गठबंधन में अगर आपसी फूट चल रही है, अगर ये अलग अलग भी लड़ते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि कई जगह देखा गया है अगर इंडिया गठबंधन के दल अकेले अपने दम पर लड़े हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ा है। निश्चित रूप से देखिए आरजेडी के निश्चित रूप से कुछ सीटें जो राज्य के कन्वन लगभग कर सकते हैं, जो 22 सीटें हैं वो 22 सीटों में आरजेडी की जनाधार है। निश्चित रूप से उनके वोटर्स हैं और उनके वोटर के आधार पर ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनका फायदा मिलता है। तो निश्चित रूप से उनकी भी चिंता है, इंडिया गठबंधन के लिए जो कांग्रेस है जो जन है उनकी भी बड़ी चिंता है कि अगर किसी भी तरह से आरजेडी को मनाने की कोशिश की जाए। लेकिन 2019 के सरगोले में इसी बात को लेकर के लड़ाई यहाँ रही, और लेकिन बात है अंततः जो मामला 7 सीटों में सीमित थी और 7 सीटों में आरजेडी ने अपनी भाग आजमाया था, जिसमें 1 सीट ही उनको हासिल प्राप्त हुए थे। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है, इस बार साफ तरीके से उनके जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो 22 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिन लगातार आरजेडी ने बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं को बल बढ़ाते हुए साफ तरीके से कहा है कि अगर जो इंडिया गठबंधन है वो 22 सीटों पर अपनी मुझे अगर सीटों पर हम समझौता करेगा, अगर इससे कम सीटें होगी तो हम गठबंधन की जो धर्म है वो तोड़ देंगे। और इसी ख्याल से लेकर के वहाँ जो उनके बड़े लीडर है, जिन विधानसभा में बड़े लीडर लगातार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी का आज परिणाम है कि वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनी तो निश्चित रूप से जो उनके जो तैयारी करने वर्षों से जो तैयारी कर रहे हैं वो पार्टी छोड़ करके दूसरे दल हो सकते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में पार्टी को बचाना निश्चित रूप से सबसे बड़ी संकट जो है वो आरजेडी के लिए है। निश्चित रूप से अगर किसी भी सीटों को लेकर के कम समझौता होता है या किसी चीजों को लेकर के अगर बात नहीं बनती है तो निश्चित रूप से झारखंड में कहा जा सकता है कि आरजेडी जीतने को करार पर है। बिल्कुल अजय, और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि बीजेपी भी वहां पर दावेदारी ठोक रही है और अपने प्रत्याशियों की शायद पहली लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है। तो क्या बीजेपी की तरफ से किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि आरजेडी और जेएमएम कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ कितनी मजबूत स्थिति में झारखंड में है? देखिए निश्चित रूप से देखिए कुछ जब ये चीजें सामने बाहर आई कि बीजेपी के द्वारा जो घोषणा की गई थी तो निश्चित रूप से इस समय नाराजगी जाते जाते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड चुनाव को लेकर जिस तरह की अटकलें सामने लगी हुई हैं वो देखने वाली बात होगी। तो करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चुकी है और सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने आज नामांकन किया है। नामांकन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, उनके अलावा रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। तो मैनपुरी से तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन कर दिया है। सपा प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव और नामांकन के दौरान अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहे। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है वो देखने वाली बात होगी। अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी तरह की लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है और करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी कर ली गई है। इस नामांकन को लेकर तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन किया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अलावा रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहे। मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव भी मौजूद रहे। तो आज करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन कर दिया है और उनकी दावेदारी यहां पर मजबूती देखी भी जा रही है। अखिलेश यादव के यहां से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी और अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू होने लगी है और सभी सीटों पर देखते हैं कि कौन पार्टी किस प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाती है। सच्चाई आप भी जानते हो
जिस सरकार ने BLO हटाए हों, सब अधिकारियों को हटा दिया हो, अपनी मनमर्जी के अधिकारी पोस्ट कर दिए हो, मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार गए, कई बार विकास का पैकेज भी दिया उन्होंने, और जब इंटरनल सर्वे करवाया उन्होंने तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये किसी को न्याय नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी न्याय नहीं दे सकती। जो न्याय नहीं दे सकता वो सम्मान भी नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराजगी है, तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे लगाए या जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है, इनका हिसाब किताब करेगी। सरकार पे उतना समय नहीं है जितना समय था उन पर। जितनी सरकार चल रही है अब उतना भी समय उनके पास नहीं है। ये सरकार जाने वाले लोगों की है। जनता इनको इस चुनाव में हरा करके विदाई का रास्ता खोल देगी। कहीं खाद नहीं है। और अभी मान लीजिए धान तैयार होने जा रहा है, क्या सरकार का इंतजाम है कि किसानों को सही कीमत दे देंगे? जिन लोगों ने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, धान तैयार हो गया, क्या तैयारी है धान खरीदने की? ये पराली वाला बड़ा सवाल है। सरकार को किसान के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी से कई बार आपको सूचनाएं मिलती हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से घटना हुई है। आज ही के अखबार में पढ़ा गया है और किसी अखबार में यह सूचना दी गई है कि सबसे ज्यादा घटनाएं जो आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। चाहे वो ATM से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा निकालना, किसी का कार्ड मिसयूज करना, इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। और AI आने के बाद बहुत सी चीजें बदल रही हैं। जर्मनी जैसा देश जो विकसित है वो अपने यहां कहता है कि अगर EVM इस्तेमाल होगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। तो जब जर्मनी जैसा देश जो दुनिया में बहुत आगे है, भारत से कई मामलों में बहुत आगे है, जब वो देश EVM के इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है तो स्वाभाविक है तो उस पर सवाल खड़े होंगे, उंगली खड़ी होगी। तो पता लगा है वो खैनी वाला मसाला था कि वो जो कभी कभी लकड़ी के में इस्तेमाल होता है। तो ये बात तो विधानसभा की मैं कह सकता हूँ। अब ये बम वाली बात आ रही है तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए सरकार को, और सरकार की भी मंशा यही होगी कि सिक्योरिटी बढ़ जाए। अब कहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं या डराना चाहते हैं, ये तो सरकार ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वो समय नहीं है उन बातों को कहने का। कनाडा जैसा देश कुछ बात ऐसी कह रहा है जिससे भारत का सम्मान को ठेस पहुंच रही है। अमेरिका भी वही बात कह रहा है। और हम और आप लोग अखबार में कई ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, जिन पर स्वाभाविक है चिंता करना पड़ेगा। और इस खबर को ज्यादा जानने के लिए मुकेश कुमार संवाददाता हमारे साथ मैनपुरी से लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, तेज प्रताप यादव ने नामांकन कर दिया है और यहाँ पर तेज प्रताप यादव की मजबूत स्थिति कितनी देखी जा सकती है? जी, आपको बता दें लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ जो बात की जाए तो 24 सालों से समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहाँ से विधायक हुए और उन्होंने जब कल 9 से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इस्तीफा देने के बाद एक खाली हो गई। अब समाजवादी पार्टी के परिवार के इन सदस्य पूर्व सांसद मैनपुरी तेज प्रताप यादव ने ताल ठोकी है। और उसके बाद उनकी बात की जाए तो लगातार जो करैल में लोग हैं जो वहाँ यादव वोट बैंक है वो 2.25 लाख वोटर्स हैं, वो एक साथ यादव वोट बैंक है और उसकी लगातार इसीलिए समाजवादी पार्टी मजबूती से बनी हुई है। बिल्कुल मुकेश, और जो समाजवादी पार्टी का PDA फॉर्मूला है उसकी काट के लिए बीजेपी की तरफ से भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी यहाँ पर दलित या OBC उम्मीदवार उतार सकती है।
जी बिल्कुल, आपको बताना ही लगातार कि भी यहाँ 7 के मतदाता और 5 मतदाता पर जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो सत्यलाल मौर्य जी, संगीता मौर्य हैं या सोनाली, जो डॉक्टर सोनाली बघेल है, एसपी सिंह बघेल की जो बेटी है, उनको लाने की तैयारी कर रही है। तो अगर नहीं मिलता है तो अंजेश प्रताप, जो कि अखिलेश यादव जी के बहनोई हैं, उन पर भी दांव खेलने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 3 लोगों के नाम की जो सूची है वो भारतीय जनता पार्टी के मैनपुरी से गई हुई है मुख्यालय तक। अगर मुख्यालय से किसी पर मोहर लगती है तो वो प्रत्याशी मैदान के रूप में उतर कर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी से घोषित होगा, और वह कम से करेल में से पहले एसपी सिंह बघेल जो है वो यहाँ चुनाव लड़ते केंद्रीय मंत्री अखिलेश यादव। ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के 20 सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उसी का असर बुधनी में देखने को मिला है, जहां उन्होंने कांग्रेस के बागी नेता अर्जुन आर्य पर दाव लगाया है। इसे लेकर पार्टी ने उनके नाम की सूची भी जारी कर आधिकारिक घोषणा कर दी है। बता दें कि अर्जुन आर्य ने 5 दिन पहले अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण नीमूबेन जयंती का अयोध्या में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक विकास के आयाम प्राप्त किए हैं। रामलला के दर्शन के दौरान देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मैंने दर्शन किया है। मैंने देश की समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और विकसित भारत की संकल्पना के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव सिंह 21 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर सपा के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, सुखपाल सिंह यादव और मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव शामिल हैं। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के जट बाजार में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और जमकर पथराव भी हुआ है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने पीछे से कार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर वर्दी भत्ते में 70% वृद्धि, बैरक में रहने वाले आरक्षियों के लिए पुलिस अकोमोडेशन अलाउंस में 25% की वृद्धि और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आहार समेत अन्य पदों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। घोषणाओं पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। सीएम योगी ने बहुमंजिल आवास और प्रशासनिक भवन के रखरखाव के लिए 1380 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की घोषणा की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पुलिस बल पर आने वाले खर्च पर प्रस्तावित शुल्क लगाने की स्वीकृति की है, जो पुलिस महानिदेशक के अधीन रहेगा। साथ ही इसका सम्मान प्रस्तावित
कॉर्पस नियमावली के तहत किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया। उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह 455 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क 29 प्लेटिनियम, 51 गोल्ड और 783 सिल्वर राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने, पुलिस बल को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 से राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,54,000 से अधिक भर्तियां संपन्न हुई हैं, जिसमें 22,000 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न राजपत्रित पदों पर 1,41,000 से अधिक कार्मिकों को पदोन्नति भी प्रदान की गई। वर्तमान में 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण, उत्तर प्रदेश पुलिस बल की अवस्थापना सुविधाओं और पुलिस सुदृढ़ीकरण के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबंधन के फलस्वरूप महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां आदि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं प्रदेश पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमारी सरकार अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का एक नए युग की शुरुआत हुई है। हमारे बहादुर जवानों ने प्रदेश के अंदर शांति और सुरक्षा और कानून का राज बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया, इसमें पिछले 7 वर्ष में 17 जवानों ने प्रथम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की और 1,618 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 77,811 तायनेसे के अंतर्गत 923 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। माफिया और अपराधी गिरोहों के 68 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 31 माफिया था उनके 66 सहयोगियों कुल 97 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई, जिनमें 2 को फांसी की सजा हुई है। माफिया और अपराधियों व उनके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित संपत्तियों में लगभग 4,057 करोड़ की संपत्ति का जब्तीकरण व अवैध कब्जे से भी अवमुक्त कराया गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।